एपिसोड 2। रॉजर्स जस्टिस वॉलक्रेव को एकटक देखता रहा और वो एक बार और खान से। फिर उन्होंने कहा, ग्रामोफोन पर वो रिकॉर्ड किसने लगाया? क्या तुमने लगाया था रॉजर्स? मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या था। ईश्वर साक्षी है, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। जज ने रुखाई से कहा, यह शायद सच है रॉजर्स, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम्हें इसकी सफाई देनी चाहिए। बटलर ने रुमाल से अपना चेहरा पूछा। फिर उसने गंभीरता से कहा, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था सर, बस। किसके आदेशों का? मिस्टर ओवेन के। जस्टिस वॉलग्रेव ने कहा, ज़रा मुझको इसे बिल्कुल साफ साफ समझने दो। मिस्टर ओवेन के आदेश क्या थे भला? रॉजर्स ने कहा, मुझे एक रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर लगाना था। मुझे वो रिकॉर्ड मेज़ के दराज से लेना था, और जब मैं कॉफ़ी की ट्रे लेकर अंदर जाता तो मेरी पत्नी को ग्रामोफोन चला देना था। जज ने बुदबुदाकर कहा, बड़ी अजीब कहानी है। ये सच है सर, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, ये सच है। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो क्या था। पल भर के लिए भी नहीं मालूम था। उस पर एक नाम लिखा था। मैंने सोचा कि वो कोई संगीत होगा। वॉलग्रेव ने लॉम्बार्ड की तरफ देखा। क्या उस पर कोई नाम था? लॉम्बार्ड ने हामी में सर हिलाया। अचानक वो अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखाता हुआ मुस्कुराया। इसने सही कहा सर, रिकॉर्ड का शीर्षक था अंतिम गीत। जनरल मैकार्थर सहसा भड़क उठे। वो चीखे, पूरे का पूरा मामला वाहियात है। हाँ, वाहियात। इस तरह से आरोप लगाना, इसके बारे में कुछ करना होगा। ये बंदा ओवेन जो भी है। एमिली ब्रेंट ने हस्तक्षेप किया, तीखी आवाज़ में बोली, यही तो। कौन है वो? जस्टिस वॉलग्रेव ने बीच में बात काटी। जीवन भर अदालतों में जो हुक्म चलाने की आदत उन्होंने डाली थी, उसके बल पर उन्होंने कहा, इसी को हमें बहुत सावधानी से परखना है। मैं तो सुझाव दूंगा कि तुम सबसे पहले अपनी पत्नी के सोने का बंदोबस्त करो रॉजर्स, फिर यहाँ वापस आओ। जी अच्छा, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ रॉजर्स। दोनों आदमियों का सहारा लिए श्रीमती रॉजर्स लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। जब वो सब चले गए तो टोनी मॉस्टन ने कहा, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता सर, लेकिन मुझे तो कुछ पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लॉम्बार्ड ने कहा, मुझे भी। टोनी ने कहा, मैं जाकर खोजता हूँ। वो कमरे के बाहर चला गया। कुछ पल बाद लौटा। ट्रे में सब सजा सजाया मौजूद था बाहर, बस जाने की देर थी। उसने ट्रे को सावधानी से मेज़ पर रखा। अगले कुछ मिनट शराब ढालने और लोगों को देने में लगे। जनरल मैकार्थर ने कड़ी विस्की ली और जस्टिन वॉलग्रेव ने भी। हर एक को कुछ पीने की इच्छा हो रही थी, जिससे बुझी बुझी तबीयत ताज़ा हो सके। सिर्फ एमिली ब्रेंट ने पानी के गिलास की फरमाइश की। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग फिर से कमरे में दाखिल हुए। वो ठीक है अब, उन्होंने कहा। मैंने उसे नसें शांत करने की दवाई दे दी है। आप लोग ड्रिंक ले रहे हैं क्या? लाइए, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। कई लोगों ने दोबारा अपने गिलास भरे। कुछ पल बाद रॉजर्स कमरे में वापस आया। जस्टिस वॉलग्रेव ने बागडोर अपने हाथ में संभाल लिया और बैठक मानो अदालत में तब्दील हो गई। जज ने कहा, अब सुनो रॉजर्स, हमें इसकी तह तक जाना है। कौन है ये मिस्टर ओवेन? रॉजर ने उन्हें एकटक देखा। वो इस जगह के मालिक हैं सर। ये तो मैं जानता हूँ। जो मैं चाहता हूँ तुम हमें बताओ, वो ये कि तुम खुद उनके बारे में क्या जानते हो। रॉजर्स ने सर हिलाया। कह नहीं सकता सर। बात यह है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। कमरे में थोड़ी हलचल हुई। जनरल मैकार्थर ने कहा, तुमने उन्हें कभी नहीं देखा? मतलब क्या है तुम्हारा? हमें यहाँ आए हफ्ते से भी कम हुआ है सर, मुझे और मेरी पत्नी को। हमें नौकरियों का बंदोबस्त करने वाली एजेंसी के ज़रिए काम पर रखा गया है। प्लाईमाउथ की रेजिना एजेंसी के मार्फत लेटर आया था। ब्लोर ने सर हिलाया। पुरानी एजेंसी है, उसने कहा। वॉलग्रेव ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वो चिट्ठी है जिस चिट्ठी से हमें काम पर रखा गया? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं रखी। चलो अपना किस्सा आगे बढ़ाओ। तुम्हें चिट्ठी द्वारा काम पर रखा गया था, जैसा तुमने बताया। जी सर, हमें यहाँ एक ख़ास दिन आना था। हम आए। हर चीज़ यहाँ सजी सजाई तैयार थी। खाने पीने का काफ़ी सामान और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक। बस झाड़ने पहुँचने की ज़रूरत थी। आगे? आगे कुछ नहीं सर। हमें आदेश मिले एक बार फिर चिट्ठी में कि घर को एक पार्टी के लिए तैयार कर दें। और फिर कल दोपहर की डाक से मुझे मिस्टर ओवेन का एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था कि वो और श्रीमती ओवेन कहीं रुक गए हैं, बाद में आएंगे, और हम लोग भरसक सारा इंतज़ाम कर दें। और उसी में रात के खाने और कॉफ़ी और ग्रामोफोन चालू करने के बारे में भी हिदायत थी।
जज ने अचानक पूछा, ये चिट्ठी तो यकीनन तुम्हारे पास होगी। जी, ये देखिए मेरे पास ही है। उसने जेब से चिट्ठी निकालकर जज को दी। ऊपर रिट्स होटल छपा है और चिट्ठी टाइपराइटर से लिखी गई है। चुस्ती से ब्लोर लपक कर जज के पास पहुंचा। जरा मुझे देखने तो दीजिए, उसने कहा। जज के हाथ से लेकर उसने चिट्ठी को परखा। कोरोनेशन मशीन से लिखी गई है। नहीं, कोई ऐप नहीं, उसने कहा। एनसाइन कागज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे कुछ पता चलने वाला नहीं है। उंगलियों के निशान भी होंगे, इसमें शक है। वॉलग्रेम ने अचानक दिलचस्पी और ध्यान से ब्लोर को देखा। एंटनी मॉर्स्टन ब्लोर की बगल में खड़ा उसके कंधे के ऊपर से चिट्ठी देख रहा था। उसने कहा, कुछ बड़े अजीब किस्म के नाम हैं इसके, नहीं? ओलिक नॉर्मन ओवेन, काफ़ी भारी भरकम। बूढ़े जस्टिस वॉलग्रेव ने अचानक चौंक कर कहा, मैं आपका आभारी हूँ मिस्टर मॉर्स्टन। आपने मेरा ध्यान एक अजीब सी बात की तरफ खींचा है। उन्होंने दूसरों की तरफ नज़र घुमा कर देखा और किसी नाराज़ कछुए की तरह अपनी गर्दन बाहर निकाल कर वो बोले, मेरा ख्याल है समय आ गया है कि हम सब अपनी अपनी जानकारी एक जगह इकट्ठा कर लें। मैं सोचता हूँ कि सभी के लिए अच्छा होगा कि उन्हें इस मकान के मालिक के बारे में जो कुछ भी पता हो वो बताए। वो रुके, फिर उन्होंने आगे कहा, हम सभी उनके मेहमान हैं। मेरे ख्याल से ये भी फ़ायदेमंद होगा अगर हम में से हर एक ये भी बता दें कि ये इनविटेशन कैसे मिला। पल भर के लिए खामोशी रही। फिर एमिली ब्रेंट ने मजबूती से बात शुरू की। इस सब के बारे में कुछ है तो बहुत अजीब है, उन्होंने कहा। मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें साइन आसानी से पढ़े नहीं जा रहे थे। वो ऐसी औरत से आई जान पड़ती थी जिससे मैं 2-3 साल पहले गर्मियों के एक खास सैरगाह में मिली थी। मैंने उस नाम को ऑगडेन या ओलिवर समझा था। मैं श्रीमती ओलिवर नाम की एक महिला से भी परिचित हूँ और मिस ऑगडेन नाम की महिला से भी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कभी ओवेन नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिली और ना ही मेरी दोस्ती हुई। जस्टिस वॉलग्रेव ने कहा, आपके पास वो चिट्ठी है मिस ब्रेंट? हाँ, मैं उसे लाती हूँ। वो गई और मिनट भर बाद पत्र के साथ लौट आई। जज ने उसे पढ़ा। उन्होंने कहा, समझने लगा हूँ मिस क्लेथॉर्न। वेरा ने सेक्रेटरी बनने की अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया। जज ने कहा, मॉर्स्टन? एंटनी ने कहा, एक दोस्त बेजर बार्करे ने तार भेजा था। उस समय मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था क्योंकि मेरे ख्याल था कि वो घोड़े नाम नॉर्वे गया हुआ है। मुझसे कहा कि मैं यहाँ आ जाऊँ। एक बार फिर वॉलग्रेव ने सर हिलाया। उसने कहा, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? मुझे तो डॉक्टर की हैसियत से बुलाया गया था। अच्छा, आपके इस परिवार से पहले कोई परिचय नहीं था? नहीं, चिट्ठी में मेरे एक साथी डॉक्टर के नाम का जिक्र था, सच्चाई का आभास देने के लिए। और वो साथी, मेरा अंदाज़ा है, कुछ समय के लिए तुम्हारे संपर्क से बाहर था? हाँ, कुछ ऐसा ही था। लॉम्बार्ड, जो ब्लोर की तरफ घूर रहा था, अचानक बोला, सुनो जरा, मुझे अभी अभी एक ख्याल आया है। जज ने एक हाथ उठाया। 1 मिनट बाद। लेकिन हम एक एक करके मामलों को उठाएंगे मिस्टर लॉम्बार्ड। इस समय हम उन कारणों की जांच कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आज रात यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जनरल मैकार्थर। अपनी मूंछ को हल्के हल्के झटके देते हुए जनरल मैकार्थर ने बुदबुदाया, चिट्ठी मिली थी इस बंदे ओवन से। मेरे कुछ पुराने दोस्तों का जिक्र किया जो यहाँ मिलने वाले थे। उम्मीद की मैं औपचारिक निमंत्रण के ना होने के खातिर में नहीं लाऊंगा। चिट्ठी मैंने रखी नहीं। मिस्टर लॉम्बार्ड? लॉम्बार्ड का दिमाग तेजी से हरकत में आ गया। क्या वो सब कुछ खुलकर बताया या नहीं? उसने अपना मन बना लिया। वही मेरे साथ भी हुआ। इनविटेशन, आपसी दोस्तों का जिक्र, मैं फ़ौरन राजी हो गया। चिट्ठी अलबत्ता मैंने फाड़ दी है। जस्टिस वॉलग्रेव ने अपना ध्यान ब्लोर की तरफ किया। उनकी उंगली ऊपर के होठ को सहला रही थी और आवाज़ खतरनाक ढंग से शिष्ट थी। उन्होंने कहा, अभी अभी हम एक बेचैन कर देने वाले अनुभव से गुजरे हैं। प्रकट रूप से एक अशरीरी आवाज़ ने हम सब का नाम लेकर बात की और हम सब पर साफ साफ आरोप लगाए। हम इन आरोपों से जल्दी ही निपटेंगे। इस समय एक छोटे से मामले में मेरी दिलचस्पी है। जो नाम लिए गए उनमें एक नाम था विलियम हेनरी ब्लोर, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है हमारे बीच विलियम हेनरी ब्लोर नाम का कोई आदमी नहीं है। डेविस के नाम का जिक्र नहीं हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है मिस्टर डेविस? ब्लोर ने खिन्न भाव से कहा, बात खुल गई लगती है। मेरा ख्याल है कि मैं ही बता दूं कि मेरा नाम डेविस नहीं है।
तुम विलियम हेनरी ब्लोर हो? हाँ, मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा, लॉम्बार्ड ने कहा। न सिर्फ तुम यहाँ एक नकली नाम पर आए हो मिस्टर ब्लोर, बल्कि इसके साथ साथ मैंने आज शाम ये भी गौर किया कि तुम अव्वल दर्जे के झूठे हो। तुम दावा करते हो कि तुम नटाल दक्षिण अफ्रीका से आए हो। मैं दक्षिण अफ्रीका से वाकिफ़ हूँ और कसम खाने को तैयार हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी दक्षिण अफ्रीका में कदम भी नहीं रखा। सारी आंखें ब्लोर की तरफ खोल गई, नाराज और शक से भरी आंखें। एंटनी मॉर्स्टन एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। उसकी मुट्ठियां आप से आप कस गई थी। अब बता सुआ, कोई सफाई है तुम्हारे पास? ब्लोर ने अपना सर पीछे को झटका और उसका चौकोर जबड़ा कस गया। आप सब लोगों ने मुझे गलत समझा है, उसने कहा। मेरे पास अपने सबूत हैं और आप लोग उन्हें देख सकते हैं। मैं सीआईडी से निकला आदमी हूँ और प्लाई माउथ में अपने खुद के डिटेक्टिव संस्था चलाता हूँ। मुझे यहाँ काम के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया था? जस्टिन वॉलग्रेव ने पूछा। इसी आदमी ओवेन ने खर्चे पाने के लिए अच्छा सा मनी ऑर्डर भेजा और मुझे हिदायत दी कि मुझे क्या करना था। मुझे मेहमान के भेस में इस पार्टी में शामिल होना था। मुझे आप सब के नाम दिए गए थे। मुझे आप सब पर नज़र रखनी थी। कोई कारण दिया गया था? श्रीमती ओवेन के जेवरात? सब बकवास। मुझे नहीं विश्वास कि ऐसी कोई औरत है भी। एक बार फिर जज ने अपनी उंगली से होठ सहलाया, इस बार प्रशंसा में। तुम्हारे निष्कर्ष मेरे ख्याल में उचित ही है, वो बोले। उलिक नॉर्मन ओवेन, मिस ब्रेंट की चिट्ठी में हालांकि कुल नाम वाला हस्ताक्षर घिचपिची है। पहले नाम काफ़ी साफ है, ऊना नैन्सी। दोनों ही मामलों में पहले अक्षर एक से हैं। उलिक नॉर्मन ओवेन, ऊना नैन्सी ओवेन। हर बार यानी UN ओवेन, या थोड़ी सी कल्पना लगाएं तो अननोन यानी अनजान। वेरा चिल्लाई, लेकिन ये तो बहुत बेसर पैर का है, पागलपन है। जज ने धीमे धीमे सर ऊपर नीचे हिलाया। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि हमें यहाँ किसी पागल आदमी ने बुलाया है, शायद किसी खतरनाक पागल हत्यारे ने। पल भर के लिए खामोशी छा गई, हैरानी और भौचक्केपन से भरी खामोशी। फिर जज ने अपनी मध्यम साफ आवाज़ में बातों का सिरा फिर एक बार थाम लिया। अब हम अपनी जांच पड़ताल के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं अपना सबूत भी इसी सूची में जोड़ दूं। उन्होंने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और उसे मेज पर फेंक दिया। ये पत्र ज़ाहिरा तौर पर मेरी एक पुरानी मित्र लेडी कॉन्स्टेंस कलिंगमिंगटन ने लिखा है। मैं उससे कई सालों से नहीं मिला हूँ। वो पूर्वी देशों की ओर निकल गई थी। ये ठीक उसी किस्म की गोल मोल असंबंध सी चिट्ठी है जो वो लिखती। इसमें उसने मुझे यहाँ उससे मिलने के लिए कहा था और मेज़बान दंपत्ति का हवाला बेहद गोल मोल ढंग से दिया था। आप देखेंगे इसमें भी वही तरीका अपनाया गया है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बाकी सबूतों से मेल खाता है, जिसे कुल मिलाकर देखने पर एक दिलचस्प बात उभर कर सामने आती है। जिसने भी हमें यहाँ लुभा कर बुलाया है, वो या तो हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानता था या फिर उसने जानने के लिए काफ़ी कष्ट उठाया। जो भी वो हो, उसे लेडी कॉन्स्टेंस से मेरी मित्रता के बारे में पता है और वो उसके पत्र लिखने की शैली से भी परिचित है। वो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथियों के बारे में जानता है और ये भी कि वो कहाँ है। वो मिस्टर मॉर्स्टन के दोस्तों का बुलाने का नाम जानता है। वो कैसे तार भेजता है ये भी। उसे मालूम है कि 2 साल पहले मिस ब्रेंट छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी, वहाँ कैसे लोगों से मिली थी। उसे जनरल मैकार्थर के पुराने संगियों के बारे में भी पता है। वो रुके, फिर उन्होंने कहा, तो देखा आपने, वो काफ़ी कुछ जानता है और हमारे बारे में इस जानकारी से उसने कुछ साफ आरोप लगाए हैं। फौरन एक शोर बर्पा हो गया। जनरल मैकार्थर ने चिल्लाकर कहा, झूठों का पुलिंदा है सबका सब, झूठी अफवाहें हैं। वेरा चिल्लाई, दुष्टता है। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। शैतानीपन है। रॉजर्स ने भराए गले से कहा, झूठ है, सरासर झूठ है। हमने कभी नहीं, हम दोनों ने नहीं। एंटनी मॉर्स्टन गुर्राया, मैं तो इस सब का मतलब ही समझ नहीं पा रहा। जस्टिस वॉलग्रेव ने हाथ उठाकर कोलाहल को शांत किया। फिर उन्होंने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अनजान दोस्त ने मुझ पर एडवर्ड सेटन नाम के एक आदमी की हत्या का आरोप लगाया है। मुझे सेटन अच्छी तरह याद है।
वो जून 1930 में मेरी अदालत में सुनवाई के लिए आया था। उस पर एक उम्रदार औरत की हत्या का आरोप था। उसका बचाव बड़ी कुशलता से किया गया था और ज्यूरी पर उसने अच्छा प्रभाव डाला था। इसके बावजूद सबूतों के आधार पर वो निश्चय ही दोषी था। मैंने उसी प्रकार मुकदमे का निचोड़ पेश किया और ज्यूरी ने उसे दोषी करार दिया। मृत्युदंड देते हुए मैंने ज्यूरी के फैसले का समर्थन किया। इस फैसले की अपील की गई, लेकिन अपील खारिज हो गई और उस आदमी को फांसी दे दी गई। मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में मेरी आत्मा बिल्कुल साफ है। मैंने अपना कर्तव्य किया, बस, और कुछ नहीं। मैंने सही तौर पर दोषी पाए गए आदमी को सजा सुनाई थी। आर्मस्ट्रॉन्ग को अब याद आ रहा था कि सैटन वाला मामला। फैसले पर सबको बहुत हैरत हुई थी। वो सुनवाई के दौरान मैथ्यूज़ वकील से एक दिन किसी रेस्तरां में खाने के वक्त मिला था। मैथ्यूज़ ने पक्के यकीन से कहा था, फैसले में कोई शक नहीं है, बरी हो जाएगा, तय है। और फिर बाद में उन्होंने लोगों की बातें सुनी थी। जज पूरी तरह उसके खिलाफ था। जूरी को पूरी तरह घुमा दिया गया और उन्होंने उसे दोषी घोषित कर दिया। बिल्कुल कानूनी था। हालांकि बुढ़ा वॉलग्रेव कानून जानता है। ये तो ऐसा था कि मानो उसे मुजरिम से कोई निजी रंजिश रही हो। ये सारी यादें डॉक्टर के दिमाग से गुजर गईं। इससे पहले कि वो अपने सवाल की अक्लमंदी के बारे में सोच सकें, उन्होंने जोश में आकर पूछ ही लिया था, क्या आप सैटन को जानते थे? मेरा मतलब है मुकदमे से पहले। रेंगने वाले जानवरों की सी पलकों वाली आंखें उनकी ओर उठी। साफ आवाज में जज ने कहा, मुकदमे से पहले मुझे सैटन के बारे में कुछ मालूम नहीं था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद से कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहा है। वेरा क्लेथॉर्न ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं आप सबको उस बच्चे के बारे में बताना चाहती हूँ, सिरिल हैमिल्टन के बारे में। मैं उसकी गवर्नेंस थी। उसे दूर तक तैरने की मनाही थी। एक दिन जब मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, वो चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे तैरते हुए गई। मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँच सकी। भयानक था, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। अदालती जांच में अधिकारी ने मुझे बरी कर दिया था और उसकी माँ, वो बहुत समझदार और दयालु थी। अगर उसने भी मुझे दोषी नहीं माना तो फिर ये भयानक बात क्यों कही जाए? ये इंसाफ नहीं है, ये सही नहीं है। और वो बुरी तरह रोती हुई फूट पड़ी। जनरल मैकार्थर ने उसका कंधा थपथपाया। बस बस, निश्चय ही ये सही नहीं है। ये बंदा तो पागल है, पागल। सनक चढ़ गई है इसे, इस तरह उल्टी धारा बहा रहा है। वो तंगकर खड़े हो गए, कंधों को सीधा करते हुए फिर जोर से बोले, सबसे अच्छा तो यही है कि ऐसी बातों का जवाब ही ना दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहना चाहिए कि जो उसने उस नौजवान ऑर्थर रिचमंड के बारे में कहा, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। रिचमंड मेरे नीचे तैनात अफसरों में था। मैंने उसे टोह लगाने के लिए भेजा था। वहाँ वो मारा गया। युद्ध में ये कुदरती तौर पर होता है। बाकी मेरी पत्नी पर जो कीचड़ उछाला गया, उस पर मुझे बहुत गुस्सा है। सचमुच बहुत अच्छी औरत। जनरल मैकार्थर उठ गए। उनका कांपता हुआ हाथ उनकी मूंछ को खींचता रहा। बोलने में उन्हें काफ़ी मेहनत लगी थी। लॉम्बार्ड ने बात शुरू की। उसकी आंखों में दिलचस्पी थी। उसने कहा, कबीले के उन लोगों के बारे में? मॉस्टन ने कहा, क्या कहना है उनके बारे में? फिलिप लॉम्बार्ड के दांत फैल गए। कहानी काफ़ी हद तक सच्ची है। मैं उन्हें छोड़ आया था। आत्मरक्षा का मामला था। हम अफ्रीका के जंगल में खो गए थे, मैं और दो एक दूसरे लोग। हमने जो भी खाने को था वहाँ उसे लिया और चले आए। जनरल मैकार्थर ने कठोरता से कहा, तुमने अपने जवानों को छोड़ दिया, भूखा मरने को छोड़ दिया? लॉम्बार्ड ने कहा, पक्के अंग्रेज साहब जैसा काम तो नहीं था, मानता हूँ, लेकिन आत्मरक्षा आदमी का पहला फर्ज है। और फिर वो आदिवासी कबीले वाले, उन्हें मरने से बुरा नहीं लगता। मैं उसके बारे में वैसे नहीं सोचता जैसा यूरोप वाले सोचते हैं। वेरा ने अपने हाथों में छिपे चेहरे को ऊपर उठाया। फिर उसने लॉम्बार्ड को घूरते हुए कहा, तुम उन्हें छोड़ आए मरने के लिए? लॉम्बार्ड ने जवाब दिया, मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ाया। उसकी आंखों में दिलचस्पी का भाव था और वेरा की आंखों में डर और आतंकित होने का। एंटनी मॉस्टन में धीमी चकराई आवाज़ में कहा, मैं इस बीच सोचता रहा हूँ, जॉन और लूसी कोम्स ज़रूर वही दो बच्चे रहे होंगे जो कैम्ब्रिज के पास मेरी गाड़ी के नीचे आ गए थे। बड़ी ख़राब किस्मत थी। जस्टिन वॉलग्रेव ने तीखे स्वर में पूछा, होंगे या तुम्हारी?
एंटनी ने जवाब दिया, खैर मैं सोच रहा था मेरी, लेकिन निश्चय ही आप ठीक कह रहे हैं सर, उनके लिए भी बहुत ख़राब रहा। लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। वो किसी बंगले से अचानक भागते हुए निकले। साल भर तक मेरा लाइसेंस रद्द रहा था। अच्छा सर दर्द था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोश में आकर कहा, ये तेज़ गाड़ी चलाना गलत है, बहुत गलत। तुम्हारे जैसे नौजवान समाज के लिए खतरा है। एंटनी ने कंधे उचकाए। तेज़ रफ्तार तो अब आ ही गई है। इंग्लैंड की सड़कें बहुत बेकार हैं। उन पर कहीं भी कायदे से पहुंचा नहीं जा सकता। उसने अपने गिलास के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। एक मेज़ से उसे उठाया और किनारे रखी मेज़ तक जाकर अपने लिए एक और विस्की और सोडा डाला। कंधे की तरफ मुंह मोड़ कर उसने कहा, खैर हर हाल में गलती मेरी नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बटलर रॉजर्स होठों पर जीभ फिराता और हाथों को महसूस सा रहा। अब उसने धीमी आदत सूचक आवाज़ में कहा, मुझे कुछ कहने का मौका मिले सर? बोलो रॉजर्स, क्या कहना है? रॉजर्स ने गला साफ किया और एक बार फिर अपने होठों पर जबान फिराई। मेरा और श्रीमती रॉजर्स का भी नाम लिया था सर, और मिस ब्रेंडी का भी। उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है सर। मेरी पत्नी और मैं मिस ब्रेडी के साथ उनके मरने तक रहे। उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी। उसी समय जब वो हम वहाँ आए थे, उस रात आंधी आई थी जिस रात उनकी तबीयत ख़राब थी। टेलीफोन ख़राब था। हम डॉक्टर्स को नहीं बुला पा रहे थे। मैं डॉक्टर को बुलाने पैदल गया, लेकिन वो बहुत देर में पहुंचा। हम मिस ब्रेडी के लिए जो भी कर सकते थे हमने किया। उनसे लगाव था हमको। कोई भी आदमी आपको ये बता देगा, हमारे खिलाफ एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। लॉम्बार्ड ने उस आदमी के रह रह कर फड़कते चेहरे, उसके सूखे होठों, उसकी आंखों में झलकते डर की तरफ देखा। उसे कॉफ़ी की ट्रे का गिरना याद आया। उसने सोचा, पर कहा नहीं। सचमुच? ब्लोर बोल पड़ा। अपने खुश दिल धौंस जमाने वाले सरकारी लहजे में उसने रॉजर्स को संबोधित किया। वो बोला, लेकिन मौत पर एक छोटी सी रकम तुम्हें तो मिली थी, क्यों? रॉजर्स तंग का खड़ा हो गया। मिस ब्रेडी ने हमारी सेवा को मानते हुए विरासत में हमारे लिए कुछ छोड़ा था, और क्यों ना छोड़ती, मैं जानना चाहूँगा। लॉम्बार्ड ने कहा, और तुम्हारा मामला क्या था मिस्टर ब्लोर? अब मेरा मामला? तुम्हारा नाम भी तो लिस्ट में शामिल था ना? ब्लोर का चेहरा बैंगनी हो गया। तुम्हारा मतलब लैंडर से है? वो बैंक डकैती वाला मामला था, लंदन एंड कमर्शियल बैंक डकैती का। जस्टिस वॉलग्रेव हरकत में आ गए। मुझे याद है, वो मेरे सामने पेश नहीं हुआ था, मगर मुझे मामला याद है। लैंडर तुम्हारी गवाही पर दोषी पाया गया था। तुम ही पुलिस अधिकारी थे ना जिसके हाथ में ये मामला था? ब्लोर ने कहा, हाँ मैं ही था। लैंडर को उम्र कैद की सज़ा मिली और वो साल भर बाद डॉल्टोमोर जेल में मर गया। वो नाजुक सा आदमी था। वो ठग था, वही था जिसने रात के पहरेदार को ठोक दिया था। मामला एकदम साफ उसके खिलाफ था। वॉलग्रेव ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी तो तारीफ हुई थी मेरे ख्याल से, मामले को तो कुशलता से निपटाने की खातिर। ब्लोर ने उखड़े उखड़े भाव में कहा, मुझे प्रमोशन मिली थी। उसे भारी आवाज़ में जोड़ा, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। लॉम्बार्ड हंस दिया, अचानक खनकती हुई हंसी। उसने कहा, हम सब के सब कितने फ़र्ज निभाने वाले, कानून का पालन करने वाले लोग जान पड़ते हैं, मुझे छोड़कर। आपके सिलसिले में क्या है डॉक्टर? और आपकी छोटी सी पेशेवर गलती के सिलसिले में गैर कानूनी ऑपरेशन था क्या? एमिली ब्रेंट ने तीखी नापसंदगी से उसे देखा और थोड़ा दूर हो गई। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को पूरी तरह अपने पर काबू था। उन्होंने खुश मिजाजी से सर हिलाया। मैं तो मामला ही नहीं समझ पा रहा हूँ, वो बोले। वो नाम जब लिया गया तो उसका मेरे से कोई मतलब नहीं था। क्या था वो? क्लीस, क्लोज। मुझे समझ इस नाम के किसी मरीज की याद नहीं आ रही, ना किसी भी तरह किसी मौत से जुड़े होने की। ये तो मेरे लिए खुद एक नया रहस्य है। निश्चय ही बहुत साल भी तो हो गए हैं। हो सकता है हॉस्पिटल में मेरा कोई ऑपरेशन वाला मरीज़ हो। वो इतनी देर से आते हैं, इनमें से इतने सारे लोग। फिर जब मरीज़ की मौत हो जाती है तो वो हमेशा इसे डॉक्टर की गलती बताते हैं। सर हिलाते हुए उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। वो सोच रहे थे। नशे में था, यही हुआ था। पी रखी थी और मैंने ऑपरेशन किया था। नसें ढीली पड़ी हुई थी, हाथ कांप रहे थे
मैंने उसे मार दिया था। ये सही है। बेचारी बुढ़िया, होश में होता तो आसान सा काम था। किस्मत की बात है कि हमारे पेशे में वफादारी है। सिस्टर को यकीनन पता था, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला था। हे ईश्वर, कैसा झटका लगा था मुझे। आगे के लिए सबक मिल गया था, लेकिन इतने साल बाद किसे पता होगा उसके बारे में। कमरे में चुप्पी थी। हर कोई छुपे या खुले तौर पर एमिली ब्रेंट की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि उनको लोगों की अपेक्षाओं का अंदाज़ा होता, 2-1 मिनट गुजर चुके थे। उनके छोटे से माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने कहा, क्या आप लोग मेरे कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जज ने पूछा। कुछ भी नहीं मिस ब्रेंट? हाँ, कुछ भी नहीं। उनके होठ भिज गए। जज ने अपने चेहरे को सहलाया। उन्होंने नरमी से कहा, आपको अपने बचाव में जो कहना है, क्या आप उसे सुरक्षित रखती हैं? बचाव का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने हमेशा अपनी अंतरात्मा के निर्देशों पर काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं खुद को दोषी ठहराऊं। हवा में असंतोष की भावना थी, लेकिन एमिली ब्रेंट उन लोगों में नहीं थी जो आम राय से प्रभावित हो जाते हैं। वो बिना झुके बैठी रहीं। जज ने 1-2 बार गला साफ किया। फिर उन्होंने कहा, हमारी जांच यहाँ ख़त्म होती है। अब ये बताओ रॉजर्स, हम लोगों और तुम और तुम्हारी पत्नी के अलावा इस टापू पर और कौन है? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं। तुम्हें पक्का मालूम है? जी, काफ़ी हद तक मुझे मालूम है, वॉलग्रेव ने कहा। मेरे सामने अभी तक वो उद्देश्य साफ नहीं हुआ है जिसके लिए हमारे अनजान मेज़बान ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आदमी, जो भी वो है, उन अर्थों में समझदार नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। वो ख़तरनाक भी हो सकता है। मेरी राय तो यही है कि हम जितनी जल्दी इस जगह से चल दें वो हमारे लिए बेहतर होगा। मेरा सुझाव है कि हम आज रात चलें। रॉजर्स ने कहा, माफ़ कीजिए सर, पर टापू पर कोई नाव नहीं है। कोई नाव नहीं है? जी नहीं। उस किनारे से तुम्हारा संपर्क कैसे होता है? फ्रेड नेराकॉट हर सुबह आता है सर। वो डबल रोटी, दूध और डाक लाता है और आदेश ले जाता है। जस्टिस वॉलग्रेव ने कहा, फिर मेरी राय में ये ठीक ही होगा अगर हम सब कल सुबह जैसे ही नेराकॉट की नाव आए यहाँ से चल दें। सबने इस बात में सहमति जताई। असहमति का सर गूंजा तो सिर्फ एक, यह एंटनी मॉर्स्टन था, जिसने बिल्कुल अलग राय जाहिर की। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैदान छोड़ने जैसा लगता है, नहीं? उसने कहा, जाने से पहले हम लोगों को इस रहस्य का पता तो लगा ही लेना चाहिए ना। पूरा मामला किसी जासूसी कहानी की तरह है, एकदम सनसनीखेज। जज ने तीखे तेजाबी अंदाज में कहा, इस उम्र में पहुंचकर मुझे सनसनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसा कि तुम उसे बता रहे हो। एंटनी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, कानून की ज़िंदगी नज़र को तंग बनाती है। मैं तो सदा जुर्म के पक्ष में हूँ। इसी बात पर एक जाम। उसने अपना गिलास उठाया और उसे एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। बहुत जल्दी, शायद उसका गला घुट गया, बुरी तरह घुट गया। उसका चेहरा बिगड़ गया और बैंगनी हो गया। वो सांस के लिए हाफा, फिर कुर्सी से फिसल कर नीचे आ गिरा। गिलास उसके हाथ से छूटकर लुढ़क गया। चैप्टर 5। सब कुछ इतना अचानक और उम्मीद से परे था कि सबकी सांसें रुक गईं। सबके सब फर्श पर ढेर पड़े शरीर को बेवकूफ़ों की तरह देखते रहे। फिर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उछल कर उठे और उसके करीब जाकर उन्होंने घुटने टेक कर उसका मुआयना किया। जब उन्होंने सर ऊपर उठाया तो उनकी आंखें चकराई हुई थी। धीमे और आतंकित स्वर में उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो मर चुका है। बात उनके अंदर तक नहीं समाई। फौरन नहीं, मर गया है, मर गया है। ताकत और सेहत की बुलंदी पर वो देवता सरीखा नौजवान पल भर में ही इस तरह फर्श पर लौट गया। स्वस्थ जवान आदमी इस तरह नहीं मरा करते, सिर्फ एक विस्की और सोडे से गला घुट जाने पर। नहीं, अभी ये बात उनके भीतर नहीं दर्ज हो रही थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मरे हुए आदमी के चेहरे को परख रहे थे। उन्होंने नीले ऐंठे हुए होठों को सूंघा। फिर उन्होंने वो गिलास उठाया जिससे एंटनी मॉर्स्टन शराब पी रहा था। जनरल मैकार्थर ने कहा, मर गया है? तुम्हारा मतलब है इसका बस गला घुट गया और ये मर गया? डॉक्टर ने कहा, आप चाहें तो इसे गला घुटना कह सकते हैं। वो मरा तो सांस रुकने से ही है। वो अब गिलास को सूंघ रहे थे।
उन्होंने तली में इकट्ठा ड्रिंक में उंगली डुबोई और बड़ी हिफाजत से उंगली को बस जबान की नोक से छुआ। उनके चेहरे का भाव बदल गया। जनरल मैकार्थर ने कहा, आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो इस तरह मरा हो, महज गला घुट जाने के दौरे से। एमिली ब्रेंट ने साफ आवाज़ में कहा, जिंदगी के बीचों बीच हम मौत के आमने सामने होते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खड़े हो गए। उन्होंने रुखाई से कहा, नहीं, कोई आदमी महज गला घुट जाने के दौरे से नहीं मरता। मॉस्टन की मौत हम स्वाभाविक मौत नहीं कह सकते, वो है भी नहीं। वेना ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, क्या उसमें विस्की में कुछ था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर हिलाया। हाँ, ठीक ठीक नहीं कह सकता। हर चीज़ किसी न किसी किस्म के साइनाइड की तरफ इशारा कर रही है। प्रूफिक एसिड की कोई गंध नहीं है, शायद पोटेशियम साइनाइड हो। वो फौरन असर करता है। जज ने तीखे स्वर में पूछा, वो उसके गिलास में था? हाँ। डॉक्टर उस मेज़ तक गए जहाँ पीने का सामान रखा गया था। उन्होंने विस्की का ढक्कन खोला, उसे सूंघा और चखा। फिर उन्होंने सोडे को चखा। उन्होंने सर हिलाया। ये दोनों ठीक हैं। लॉम्बार्ड ने कहा, आपका मतलब है उसने वो चीज़ अपने गिलास में खुद डाली होगी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने अजीब ढंग से असंतुष्ट भाव से सर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने कहा, वेल, लगता तो ऐसा ही है। इतने में ब्लोर ने बोला, आत्महत्या, ये तो अनोखी बात है। वेरा ने धीरे धीरे कहा, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो खुदकुशी करेगा। कितना जिंदा था वो ओह, मज़े ले रहा था भरपूर। जब वो अपनी कार में पहाड़ी से नीचे आ रहा था आज शाम, तो वो कैसे दिखता था, ओह, मैं बता नहीं सकती। लेकिन उन्हें मालूम था कि वो क्या कहना चाहती थी। अपनी जवानी और मर्दांगी की बुलंदी पर एंटनी मॉस्टन ऐसे जीव की तरह लगता था जो अमर हो, और अब वो मुचड़ा हुआ टूटा हुआ फर्श पर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, आत्महत्या के अलावा और कोई संभावना नहीं दिख रही। धीरे धीरे हरेक ने अपना सर हिला दिया। कोई और सफाई नहीं दी जा सकती थी। पीने के सामान को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। उन सब ने एंटनी मॉस्टन को जाकर अपना गिलास भरते देखा था, इसलिए नतीजा यही निकलता था कि गिलास में जो भी साइनाइड था वो एंटनी मॉस्टन ने ही उसमें डाला होगा। लेकिन फिर भी एंटनी मॉस्टन खुदकुशी क्यों करता भरा? ब्लोर ने सोचते हुए कहा, पता है डॉक्टर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। मैं कभी मिस्टर मॉस्टन को आत्महत्या करने वाला आदमी नहीं कह सकता था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी यही जवाब दिया, मैं भी यही मानता हूँ। उन्होंने उसे वैसे ही छोड़ दिया था। इसके अलावा और कहा भी क्या जा सकता था। आर्मस्ट्रॉन्ग और लॉम्बार्ड मिलकर एंटनी मॉस्टन के बेहल्का शरीर को उसके सोने के कमरे में ले गए और उसे वहाँ चादर ओढ़ाकर लिटा दिया था। जब वो फिर नीचे आए तो दूसरे लोग झुंड बनाए हुए खड़े हुए थे, और हालांकि रात ठंडी नहीं थी, वो थोड़ा थोड़ा कांप रहे थे। एमिली ब्रेंट ने कहा, अच्छा होगा अगर हम सोने चलें, काफ़ी देर हो गई है। 12 बजे से ऊपर का वक्त था। सुझाव अक्लमंदी का था, तो भी सब लोग हिचकिचा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो तसल्ली पाने के लिए एक दूसरे के संग साथ में लगे हुए हों। जज ने कहा, हाँ, हमें कुछ देर सो लेना चाहिए। अभी खाने के कमरे से बर्तन वगैरह नहीं उठाए गए हैं सर। लॉम्बार्ड ने रूखे स्वर में कहा, सुबह कर लेना साफ सफाई। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उससे पूछा, तुम्हारी पत्नी ठीक है अब? मैं भी जाकर देखता हूँ सर। वो 2-1 मिनट बाद लौटा। वो तो मज़े से सो रही है सर। ठीक है, उसे तंग मत करना। नहीं सर, मैं खाने के कमरे में सब ठीक ठाक कर दूं और पक्का कर लूं कि सब ठीक से बंद है, फिर मैं भी सोने जाऊंगा। वो हॉल को पार करके खाने के कमरे में चला गया। दूसरे लोग ऊपर चले गए। एक धीमा अनमना जुलूस। अगर ये कोई पुराना मकान होता, चरमर करती लकड़ी और अंधेरी छायों वाला, लकड़ी के तख्तों से जड़ी दीवारों वाला, तो शायद एक रहस्यमय डरावनी भावना सबको सता सकती थी। लेकिन ये मकान एकदम आधुनिक था। ना कोई अंधेरे कोने अंतरे थे, न सिरकने वाले दरवाजे। बिजली की रोशनी से नहा रहा था। हर चीज़ नई और चमकदार थी। इस घर में कुछ भी छुपा नहीं था, कुछ भी छुपाया नहीं गया था। उसकी कोई अपनी फिज़ा नहीं थी। लेकिन जाने कैसे यही सबसे डरावनी बात थी। उन्होंने सीढ़ियों के ऊपर एक दूसरे से विदा ली। उनमें से हर एक अपने कमरे में चला गया और हर एक ने अपने आप से बिना चेतन रूप से सोचे अपने दरवाजे को बंद करके अंदर से चटकनी लगा ली।
अपने सुखद हल्के रंगों वाले कमरे में जस्टिस वॉलग्रेव ने अपने कपड़े उतारने और रात के सोने की तैयारी करी। वो एडवर्ड सेटन के बारे में सोच रहे थे। उन्हें सेटन अच्छी तरह याद था। उसके हल्के रंग के बाल, नीली आंखें, निश्चल भाव से सीधे आपके चेहरे को देखने की उसकी आदत, यही सब था जिसने जूरी के सदस्यों पर अच्छा असर डाला था। सरकारी वकील ल्यूवेलिन ने मामले में थोड़ा घपला कर दिया था। वो ज़रूरत से ज़्यादा हिंसक हो गया था। उसने ज़रूरत से ज़्यादा साबित करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील मैथ्यूज़ ने बड़े ढंग से अपना पक्ष रखा था। उसके बिंदुओं में जान थी। उसकी ज़िरह बहुत घातक थी और कटघरे में अपने मुवक्किल सैटन से उसके सवाल जवाब बड़ी कुशलता से संचालित किए गए थे और सैटन जिरह के अग्नि परीक्षा से सही सलामत निकल आया था। ना तो वो उत्तेजित हुआ था, ना ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा। जूरी पर अनुकूल असर पड़ा था और मैथ्यूज़ को शायद ये महसूस होने लगा था कि खुशियाँ मनाने में अब ज़्यादा समय नहीं है। जज ने अपनी घड़ी में सावधानी से चाबी दी और उसे पलंग के पास रख दिया। उन्हें याद आया कि वहाँ अदालत में बैठे उन्हें ठीक ठीक कैसा लगा था। सुनते, छोटे छोटे पॉइंट्स दर्ज करते, हर चीज़ को समझते, कैदी के खिलाफ सबूत के हर छोटे से छोटे टुकड़े को परख कर उसकी तालिका बनाते। उन्हें मामले में मज़ा आया था। मैथ्यूज़ का अंतिम भाषण अव्वल दर्जे का था। उसके बाद अपनी तकरीर से ल्यूवेनिन सबको प्रभावित करने में सफल नहीं हुआ था जो मैथ्यूज़ ने जूरी पर डाला था। और इसके बाद उनके अपने मूल्यांकन की बारी आई थी। ध्यान से जस्टिस वॉलग्रेव ने अपने नकली दांत निकाले और उन्हें पानी से भरे गिलास में डाल दिया। उनके होठ अंदर को सिकुड़ गए। अब उनका मुंह क्रूर नजर आने लगा, क्रूर और किसी शिकारी पशु जैसा। अपनी भारी पलकों को गिराते हुए जज अपने से मुस्कुराए। उन्होंने सैटन को तो ठिकाने लगा ही दिया था। गठिए की हल्की सी करहा के साथ वो बिस्तर पर जा लेटे और उन्होंने बत्ती बंद कर दी। नीचे खाने के कमरे में रॉजर्स चकराया हुआ खड़ा था। वो मेज़ के बीचों बीच रखी चीनी मिट्टी की शेप्स को देख रहा था। उसने खुद से बुदबुदाकर कहा, ये तो सचमुच अजीब है। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि वहाँ 10 फौजी थे। जनरल मैकार्थर दाएं बाएं करवट बदल रहे थे। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंधेरे में उन्हें लगातार ऑर्थर रिचमंड का चेहरा नजर आ रहा था। उन्हें ऑर्थर पसंद था। उससे उन्हें बेहद लगाव था। उन्हें खुशी थी कि लेज़ली भी उसे पसंद करती थी। लेज़ली कितनी मनमौजी थी। ढेरों अच्छे लोग थे जिन पर वो नाक चढ़ाकर उन्हें नीरस करा देती। नीरस, बस इसी तरह। लेकिन ऑर्थर रिचमंड उसे नीरस नहीं लगा था। शुरू ही से उनकी अच्छी बनने लगी थी। वो साथ साथ प्लेज और संगीत और फिल्मों की बातें करते। लेज़ली उसे चढ़ाती, चिढ़ाती, उसका मजाक उड़ाती, उसे तंग करती और मैकार्थर को इस ख्याल से बड़ी खुशी मिलती कि लेज़ली ऑर्थर में काफ़ी मायों जैसी दिलचस्पी ले रही थी। मायों जैसी? वो कितने बेवकूफ़ थे जो ये नहीं याद रख पाए कि रिचमंड 28 का था और लेज़ली 29 की थी। वो लेज़ली को प्यार करते थे। अब भी वो उसे देख सकते थे। उसका गोल चेहरा, नाचती हुई गहरी सलेटी आंखें और घने भूरे घंघराले बाल। वो लेज़ली को प्यार करते थे और उसमें पूरी तरह विश्वास करते थे। वहाँ फ्रांस में उस सारे नरक के बीच वो उन्हें याद आती और वो उसकी तस्वीर अपनी कमीज़ की सामने वाली जेब से निकाल कर देखते। और तब उन्हें अचानक पता चल गया था। सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसे किताबों में होता है। गलत लिफाफे में चिट्ठी। लेज़ली ने उन दोनों को लेटर लिखे थे, लेकिन उसने रिचमंड को लिखा हुआ लेटर अपने पति के लिफाफे में रख दिया था। और अब भी, इतने सालों के बाद भी, जनरल मैकार्थर उस धक्के को, उस दर्द को महसूस कर सकते थे। हे भगवान, कितनी तकलीफ हुई थी। और ये मामला कुछ समय से चल रहा था। उस लेटर से ये भी साफ हो गया था। सप्ताह के अंत की छुट्टियाँ, रिचमंड का आखिरी अवकाश, लेज़ली और ऑर्थर। खुदा की मार उस पर, भाड़ में जाए उसका मुस्कुराता चेहरा, उसका चुस्ती से यस सर कहना, झूठा और पाखंडी, दूसरे आदमी की बीवी को चुरा ले जाने वाला। और धीरे धीरे वो जमा होता चला गया था, वो ठंडा हत्यारा क्रोध। वो अपना आम व्यवहार करते रहे थे ताकि कुछ नज़र में ना आए, लेकिन रिचमंड के प्रति भी अपना बर्ताव ठीक पहले जैसे ही उन्होंने रखा। क्या वो सफल हुए थे? उनका तो यही ख्याल था। रिचमंड को कोई संदेह नहीं हुआ था।
मिजाज के उतार चढ़ाव को बड़ी आसानी से वह नज़रअंदाज कर दिया जाता था, जहाँ लोगों की नसों पर हमेशा दबाव बना रहता था। सिर्फ नौजवान आर्मिटेज के एक दो बार उनकी तरफ कुछ अजीब सी दिलचस्पी से देखा था। अभी वो युवक ही था, लेकिन उसकी नज़र तेज़ थी उस लड़के की। जब समय आया तब शायद आर्मिटेज ने भाप लिया था। उन्होंने जानबूझकर रिचमंड को मौत के पास भेज दिया था। सिर्फ एक चमत्कार ही उसे सही सलामत वापस ला सकता था, और वो चमत्कार हुआ नहीं था। हाँ, उन्होंने रिचमंड को मरने भेज दिया था और उन्हें अफसोस नहीं था। आसान था ऐसा करना। गलतियां आए दिन होती रहती थी और ऑफिसर्स को बिना ज़रूरत ही मौत के मुंह में भेज दिया जाता था। हर तरफ अफरा तफरी थी, घबराहट थी। बाद में हो सकता था लोग कहें मैकार्थर थोड़ा दबाव में आकर नसों पर काबू खो बैठा, कुछ भयंकर भूलें की, अपने कुछ बेहतरीन फौजियों की कुर्बानी दे दी। इससे ज़्यादा वो नहीं कह पाते। लेकिन युवा आर्मिटेज अलग था। उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बड़े अजीब निगाहों से देखा था। शायद उसे पता था कि रिचमंड को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला जा रहा था। लड़ाई के ख़त्म हो जाने के बाद क्या आर्मिटेज ने कोई बात नहीं की थी, या कोई बात की थी? लेस्ली को पता नहीं चला था। लेस्ली अपने प्रेमी के लिए रोई होगी। मैकार्थर ने ऐसा अंदाज़ा लगाया था, लेकिन जब तक वो इंग्लैंड वापस आए थे रोना धोना ख़त्म हो चुका था। उन्होंने उस पर कभी जाहिर नहीं किया कि उन्हें पता चल गया था। वो साथ रहते रहे थे, बस जाने कैसे वो अब पहले जैसे असली नहीं लगती थी। और फिर 3 या 4 साल बाद उसे डबल निमोनिया हो गया, जिसमें वो जाती रही। वो अरसा पहले की बात है, 15 साल, 16 साल, पता नहीं। और उन्होंने फ़ौज छोड़ दी थी और डेवन में आकर रहने लग गए थे। डेवन में आके उन्होंने थोड़ी सी जगह खरीदी थी, जैसा कि वो हमेशा से चाहते थे। अच्छे पड़ोसी, दुनिया का एक छोटा सा कोना, अच्छा सा कोना, थोड़ा बहुत शिकार और मछली मारना भी। वो संडे को चर्च भी जाते, लेकिन उस दिन नहीं जब बाइबल का वो हिस्सा पढ़ा जाने वाला था जिसमें डेविड उरिया को लड़ाई के सबसे अगले मोर्चे पर भेज देता है। इस हिस्से का सामना करना उनके लिए मुश्किल था। उन्हें बेचैनी होने लगती थी। सबका रवैया बड़ा दोस्ताना और मिलनसार था, यानी शुरू में। बाद में उन्हें बेचैन सा एहसास होने लगा था कि लोग उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात कर रहे थे, जाने कैसे, पर वो उन्हें कुछ अलग ढंग से देखने लगे थे, मानो लोगों के कानों में कुछ पड़ा हो, कोई छोटी अफवाह। आर्मिटेज, फर्ज करें कि आर्मिटेज ने कुछ कहा हो तो। उसके बाद वो लोगों से कतराने लगे थे, अपने में सिमट गए थे। ये महसूस करना सुखद नहीं था कि लोग आपकी चर्चा कर रहे थे, और सब इतना अरसा पहले की बात थी कि अब इतनी निरुद्देश्य लगती थी। लेस्ली पीछे कहीं विलीन हो गई थी, और ऑर्थर रिचमंड भी। जो कुछ हुआ था उसका अब कोई मतलब नहीं जान पड़ता था। हालांकि इससे ज़िंदगी में एक अकेलापन घर कर गया था। उन्होंने पुराने फौजी दोस्तों से कतराना शुरू कर दिया था। अगर आर्मिटेज ने कुछ कहा होता या कहा होगा तो वो उसे मारने के बारे में जान जाएंगे। और अब इस शाम एक छुपी हुई आवाज़ ने उस पुरानी कहानी को ऊंचे ऊंचे सुना दिया था। क्या उन्होंने उसका सामना ठीक ढंग से किया था? मजबूत बने रहे थे? सही भावना का प्रदर्शन किया था? क्रोध, नफरत, लेकिन अपराध का कोई भाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। बताना मुश्किल था। यकीनन किसी ने भी उस आरोप को गंभीरता से नहीं लिया होगा। दूसरी बकवास भी तो थी ढेर सारी, उतनी ही मनगढ़ंत। वो आकर्षक लड़की, आवाज़ ने उस पर एक बच्चे को डुबोने का आरोप लगाया था। मूर्खता थी, कोई पागल था, बेसर पैर के इल्ज़ाम इधर उधर लगाता हुआ। एमिली ब्रेंटी को देखो, फौजी रेजिमेंट के पुराने ऑफिसर टॉम ब्रेंट की भतीजी, उस पर हत्या करने का आरोप जड़ दिया था। कोई भी एक आंख से देख सकता था कि वो औरत बेहद धार्मिक थी, उन औरतों में से थी जो पादरियों के साथ उठती बैठती हैं। बेहद अजीबोगरीब था ये सारा मामला, पागलपन था और कुछ नहीं। जब से वो यहाँ आए थे, कब की बात है ये? हर एक वक्त इसी दोपहर की तो बात थी, लगती उससे बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने सोचा, यही सोच रहा हूँ कि हम फिर कब यहाँ से निकल सकेंगे। कल निश्चय ही, जब उधर से मोटरबोट इस किनारे आएगी। अजीब है, ठीक इस क्षण उन्हें इस टापू से निकल भागने का बहुत मन नहीं कर रहा था, वापस दूसरे किनारे पर जाने का।
अपने छोटे से घर को लौटने का, वापस सभी परेशानियों और चिंताओं की तरफ जाने का। खुली हुई खिड़कियों से वो चट्टान से टकराती लहरों को सुन सकते थे। थोड़ा पहले शाम को शोर जितना था उससे थोड़ा और बढ़ गया था। हवा भी तेज़ होती जा रही थी। उन्होंने सोचा, सुकून भरी आवाज़, सुकून भरी जगह। उन्होंने सोचा, टापू के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार वहाँ पहुँच जाएं तो और आगे नहीं जाया जा सकता। आप चीज़ों के अंत तक आ गए होते हैं। अचानक वो जान गए कि वो टापू को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वेरा क्लेथॉन बिस्तर पर लेटी थी, एकदम जगी हुई, एकदम एकटक छत को घूरती हुई। उसके बगल में रखी लाइट चल रही थी। उसे अंधेरे से डर लगता था। वो सोच रही थी, ह्यूगो, ह्यूगो, जाने क्यों मुझे ये लग रहा है कि तुम आज रात मेरे इतने करीब हो, कहीं बहुत नज़दीक हो। कहाँ है वो दरअसल, मैं नहीं जानती। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो बस चला गया सीधे मेरी ज़िंदगी से बाहर। ह्यूगो के बारे में ना सोचने की कोशिश करना बेकार था। वो उसके पास था। उसे उसके बारे में सोचना ही था, याद करना ही था। कॉर्नवाल का इलाका, काली चट्टानें, सपाट पीली रेत, हट्टे कट्टे खुशमिजाज श्रीमती हैमिल्टन। सिरिल हमेशा की तरह थोड़ा रिड़ाता हुआ उसके हाथ को खींचता हुआ। मैं उस चट्टान तक तैर कर जाना चाहता हूँ मिस क्लेथॉन। मैं उस चट्टान तक क्यों नहीं तैर सकता? निगाहें उठाकर ह्यूगो से आंखें चार करना, जो उसे देख रहा था। वो शाम जब सिरिल सो गया था। आइए थोड़ा टहलने चलें मिस क्लेथॉन। हाँ, मेरा ख्याल है मैं चल सकती हूँ। समुद्र तट तक वो मर्यादित चहलकदमी, चांदनी, अटलांटिक की नरम हवा और फिर उसके गिर्द ह्यूगो की बाहें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम जानती हो वेरा? हाँ, वो जानती थी, या सोचती थी कि वो जानती थी। मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे शादी कर लो। मेरे पास एक पैसा नहीं है। अपना ही खर्च चला लूँ तो बड़ी बात है। अजीब है, एक बार 3 महीने तक मेरे सामने ये मौका था कि मैं आगे चलकर एक अमीर आदमी बनने के बारे में सोच सकूं। सिरिल का जन्म मॉरिस की मौत के 3 महीने बाद हुआ था। अगर वो लड़की होता तो ह्यूगो को सारी जायदाद मिल जाती, सब कुछ। उसने माना था और उसे निराशा हुई थी। मैंने उस पर कोई उम्मीदें नहीं बांध रखी थी, तो भी थोड़ा सा झटका तो लगा ही था। खैर, किस्मत का खेल है। सिरिल अच्छा बच्चा है, मुझे बेहद पसंद है, और वो सचमुच उसे पसंद करता था। अपने छोटे से भतीजे को खुश करने या उसके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहता। ह्यूगो के स्वभाव में कोई देश नहीं था। सिरिल तगड़ा नहीं था, छोटा सा कमज़ोर बच्चा था, कोई दम नहीं था उसमें। ऐसा बच्चा था जो बड़ा होने तक शायद जिंदा ना रह पाए। और फिर, मिस क्लेथॉन, मैं उस चट्टान तक क्यों नहीं तैर सकता? खिंचाती हुई रिड़ाहट बार बार। वो बहुत दूर है सिरिल। लेकिन मिस क्लेथॉन। वेरा उठ खड़ी हुई। वो ड्रेसिंग टेबल तक गई। उसे एस्प्रिन की 3 गोलियां निकल रही। वो सोच रही थी, काश मेरे पास नींद की कोई सही दवा होती। उसने सोचा, अगर मैं खुदकुशी कर रही होती तो मैं वेरेनॉल की ज़रूरत से ज़्यादा खुराक लेती, या ऐसी ही कोई चीज़। साइनाइड नहीं। एंटनी मॉस्टन का बैंगनी विकृत चेहरा याद करके उसके शरीर में झुरझुरी उठी। अंगीठी के पास से गुजरते हुए उसने निगाहें उठाकर फ्रेम में मड़ी हुई तुकबंदी को देखा। 10 नन्हे फौजी लड़के गए खाने को। गला घुट गया एक युवक का, बाकी बच गए 9। उसने सोचा, कितना भयंकर है, ठीक आज शाम की तरह। एंटनी मॉस्टन ने क्यों मरना चाहा था? वो तो मरना नहीं चाहती थी। वो तो मरने की इच्छा की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मौत तो दूसरे लोगों के लिए थी। चैप्टर 6। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग सपना देख रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में बहुत गर्मी थी। निश्चय ही उन्होंने टेम्परेचर बहुत ऊंचा रखा हुआ था। पसीना उनके चेहरे पर बह रहा था। उनके हाथ चिपचिपा रहे थे। नाइफ को मजबूती से पकड़े रहना मुश्किल था। कितना तेज़ था वो। ऐसा तेज़ चाकू से हत्या करना आसान था, और यकीनन वो हत्या ही कर रहे थे। उस औरत का शरीर कुछ अलग अलग सा दिख रहा था। वो एक भारी भरकम ढीला ढाला शरीर था। ये तो दुबली पतली देह थी और चेहरा छुपा हुआ था। कौन था जिसे उन्हें मारना था?
उन्हें याद नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें जानना ही था। क्या वो सिस्टर से पूछे? सिस्टर उन्हें देख रही थी। नहीं, वो उससे नहीं पूछ सकते थे। वो देख सकते थे कि सिस्टर के मन में शक था। लेकिन ऑपरेशन के लिए एक किसी टेबल पर लिटाया गया था। उन्हें चेहरा इस तरह ढकना नहीं चाहिए था। काश वो सिर्फ चेहरा ही देख पाते। आह, ये बेहतर था। एक युवा डॉक्टर रुमाल हटा रहा था। एमिली ब्रेंट, बेशक ये एमिली ब्रेंट थी जिन्हें उन्हें मारना था। कैसी दुर्भावना थी उनकी आंखों में। उनके होठ हिल रहे थे। क्या कह रही थी वो? जिंदगी के बीचों बीच हम मौत के आमने सामने हैं। वो अब हंस रही थी। नहीं नर्स, रुमाल वापस मत रखो, मुझे देखना है। मुझे बेहोशी की दवा देनी है। ईथर कहाँ है? मैं ईथर अपने साथ ज़रूर लाया हूँगा। तुमने ईथर का क्या किया है सिस्टर? ये तो परफ्यूम है, फ्रांसीसी। हाँ, इससे भी बखूबी काम चल जाएगा। रुमाल हटा लो नर्स। बेशक, मैं हमेशा से जानता था ये एंटनी मॉस्टन है। उसका चेहरा नीला और ऐंठा हुआ है, लेकिन वो मरा नहीं है। वो हंस रहा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो हंस रहा है। वो ऑपरेशन की टेबल को हिलाए दे रहा है। देखो, संभालो ज़रा, भले आदमी। नर्स, थामो इसे, संभालो। एक झटके से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जाग गए। सुबह हो चुकी थी। धूप कमरे में आ रही थी और कोई उनके ऊपर झुका हुआ था, उन्हें हिला रहा था। रॉजर्स था। रॉजर्स, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, कह रहा था, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पूरी तरह से जग गए। वो बिस्तर में उठ बैठे। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या बात है? मेरी पत्नी डॉक्टर, मैं उसे जगा रहा हूँ, वो उठती नहीं। हे भगवान, वो जाग ही नहीं रही। और मुझे वो ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जल्दी से उठे और ड्रेसिंग गाउन पहनकर रॉजर्स के पीछे पीछे गए। उन्होंने उस पलंग पर झुककर उस औरत का मुआयना किया जो एकदम शांति से एक करवट लेटी हुई थी। उन्होंने उसका ठंडा हाथ उठाया, पलकें उठाकर आंखें देखी। कुछ मिनट बाद वो सीधे हुए और पलंग से मुड़े। रॉजर्स फुसफुसाया, क्या वो क्या वो उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर हिलाया। हाँ, वो गुजर गई है। उनकी आंखें अपने सामने खड़े आदमी पर सोचते हुए अंदाज में टिकी। फिर वो पलंग के पास रखी मेज़ से होते हुए वॉश बेसिन तक गई और फिर लौटकर लेटी हुई औरत पर आ गई। रॉजर्स ने कहा, क्या ये दिल का दौरा था डॉक्टर? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मिनट 2 मिनट खामोश रहे। आमतौर पर इनकी सेहत कैसी थी? बस थोड़ी सी गठिया की शिकायत थी। हाल में किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा था। डॉक्टर? रॉजर्स एकटक उन्हें देखता रहा। बरसों से किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हम में से कोई भी। तुम्हें यह अंदाज़ा तो नहीं था कि उसे दिल की बीमारी थी? नहीं डॉक्टर, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूछा, कैसे ठीक से नींद आती थी? अब रॉजर्स की आंखें उनकी आंखों से कतरा गईं। उसके हाथ एक दूसरे से जुड़कर ऐंठने लगे। वो बहुत अच्छी तरह नहीं सोती थी। डॉक्टर ने फौरन पूछा, क्या वो नींद के लिए कुछ लेती थी? रॉजर्स उन्हें चकित होकर घूरता रह गया। कुछ लेती थी नींद लाने के लिए? मेरी जानकारी में तो नहीं। मुझे विश्वास है वो नहीं लेती थी। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉश बेसिन के पास गए। उसके ऊपर बने ताक में कुछ बोतलें थीं। सर में लगाने का तेल, गुलाब जल, हाथों को नरम करने के लिए ग्लिसरीन, दांतों का मंजन और कुछ और इसी तरह का सामान। रॉजर्स ने सिंगार मेज के दराज खोल खोल कर मदद की। कहाँ से वो दूसरी दराजों वाली अलमारी पर गए, लेकिन नींद की दवा या गोलियों का कोई निशान नहीं था। रॉजर्स ने कहा, इसने कल रात और कुछ नहीं लिया सिवा उसके जो आपने दिया था। जब 9 बजे नाश्ते की घंटी बजी तो सभी उठ चुके थे, अब बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जनरल मैकार्थर और जस्टिस वॉलक्रेव बाहर टेरेस पर चहलकदमी करते हुए पॉलिटिकल सिचुएशन पर बेमतलब से बेमन से टीका टिप्पणी कर रहे थे। वेरा क्लैथॉन और फिलिप लॉम्बार्ड घर के पीछे टापू के शिखर तक गए थे। वहाँ उन्होंने विलियम हेनरी ब्लोगल को खड़े खड़े दूसरे किनारे की तरफ एकटक देखते पाया। उसने कहा, अभी तक उस मोटर बोट का कोई नामो निशान नहीं, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, डेवन के लोग सोने में माहिर हैं, यहाँ सब कुछ आमतौर पर देर से होता है। फिलिप लॉम्बार्ड दूसरी तरफ देख रहा था, दूर समुद्र की ओर।
उसने अचानक कहा। मौसम के बारे में क्या ख्याल है? आसमान की तरफ देखते हुए ब्लोर ने कहा, मुझे तो ठीक ही लगता है। लॉम्बार्ड ने सीटी बजाने के अंदाज में होठों को सुकोड़ा और कहा, दिन के ख़त्म होने से पहले तेज़ हवा चलने लगेगी। आंधी आएगी क्या? तभी उन्हें नीचे से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, नाश्ता, इसी की ज़रूरत थी। गहरी ढलान पर उतरते हुए ब्लोर ने सोचने के अंदाज में लॉम्बार्ड से कहा, पता है, मुझे समझ में नहीं आया वो नौजवान अपनी जान क्यों लेना चाहता था। मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहा हूँ। वेरा थोड़ा आगे बढ़ गई। लॉम्बार्ड थोड़ा पीछे को हो गया। उसने कहा, कोई दूसरा ख्याल है? सबूत चाहिए होगा। सबसे पहले तो कारण, उद्देश्य। मेरे हिसाब से तो अच्छा पैसे वाला था। एमिली ब्रांड बैठक के आदमकद खिड़की से बाहर उनसे मिलने चली आईं। उन्होंने तीखी आवाज़ में पूछा, बोट आ रही है? अभी नहीं, वेरा ने जवाब दिया। वो नाश्ते के लिए अंदर गए। दीवार से लगी बड़ी सी मेज़ पर एक बहुत बड़ी प्लेट पर तले हुए अंडे और बेकन रखा था और उसके साथ ही चाय और कॉफ़ी। रॉजर्स ने उनके गुजरने के लिए दरवाज़ा खोले रखा, फिर उसे बाहर से बंद कर दिया। एमिली ब्रेंट ने कहा, इस आदमी की तबीयत खराब लग रही है आज सुबह। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो खिड़की के पास खड़े थे, अपना गला साफ किया, बोला, आप सबको किसी की कमी को नज़रअंदाज करना होगा। आज सुबह रॉजर्स को सब काम अकेले दम करना पड़ा है। श्रीमती रॉजर्स आज सुबह हाथ नहीं बटा पाई। क्या हुआ है उस औरत को? एमिली ब्रांड ने फ़ौरन पूछा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने सहज भाव से कहा, आइए नाश्ता शुरू करिए, ठंडा हो जाएगा। बाद में कई बातें हैं जिनकी चर्चा मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। उन्होंने इशारा समझ लिया। प्लेट्स में नाश्ता लिया गया, कॉफ़ी और चाय ढाली गई और नाश्ता शुरू हुआ। टापू की चर्चा पर आपसी सहमति से पाबंदी लगी हुई थी। इसकी बजाय वह उखड़े उखड़े ढंग से ताज़ा खबरों के बारे में बातें करते रहे, विदेश की खबरें, खेल जगत की घटनाएं वगैरह वगैरह। फिर जब प्लेट्स वहाँ से हटा ली गईं, तब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे सरकाई, गला साफ करते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और बात शुरू की। मैंने सोचा था कि बेहतर होगा नाश्ता ख़त्म कर लिया जाए, तभी आपको एक बुरी खबर बताई जाए। श्रीमती रॉजर्स कल रात नींद में ही चल बसीं। उनकी बातें सुनकर चौंकी हुई और सदमे से भरी प्रतिक्रियाएं आईं। वेरा ने उत्तेजित स्वर में कहा, कैसी भयानक बात है, जब से हम आए हैं इस टापू पर 2 मौतें भी हो गई। आंखें सिकोड़ कर जस्टिस वॉलग्रेव ने अपनी हल्की साफ तो टूक आवाज़ में कहा, ये तो बहुत अजीब है। मौत की वजह क्या थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंधे उचका दिए। ऐसा तो कहना असंभव है। लाश की जांच तो होगी। मैं निश्चय ही कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मुझे उस औरत की सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो बहुत घबराई घबराई दिखने वाली औरत थी। कल रात उसे धक्का भी लगा। हो सकता है दिल की धड़कन रुक गई हो। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने रुखाई से कहा, उसके दिल ने तो निश्चय ही धड़कना बंद कर दिया था, लेकिन किस कारण से बंद हुआ, यही तो सवाल है। एमिली ब्रेंट के मुंह से बस एक शब्द निकला और वो सुनने वालों के झुंड में सख्ती से और साफ साफ जा गिरा। अंतरात्मा, उन्होंने कहा। आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी तरफ मुड़े। इससे आपका सही सही क्या मतलब है, मिस ब्रेंट? एमिली ब्रेंट, जिनके होठ कसे हुए और सख्त थे, बोली, आप सबने सुना। उस पर आरोप था कि उसने जानबूझकर अपने पति के साथ मिलकर अपनी पुरानी मालकिन, एक बूढ़ी औरत की हत्या कर दी थी। और आपका ख्याल है? एमिली ब्रेंट ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो आरोप सच्चा था। आप सब ने उसे कल रात देखा था। वो पूरी तरह टूट गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। अपनी दुष्टता को इस तरह सबके सामने उजागर होते हुए देखना भी तो एक सदमा है। वो उस पर भारी पड़ा और डर के मारे मर गई। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने संदेह से सर हिलाया। हो सकता है ये धारणा संभव हो, लेकिन बिना उसकी सेहत की हालत का सही पता लगाए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर दिल की कमजोरी थी, एमिली ब्रेंट ने फिर आहिस्ता से कहा, आपको ठीक लगे तो आप इसे ईश्वर की करनी कह लीजिए। ऐसा लगा कि सबको झटका लगा है, ब्लोर ने बेचैन स्वर लहजे में कहा। ये तो बात को बहुत दूर तक खींचना हुआ, मिस ब्रेंट। मिस ब्रेंट ने उन्हें चमकती हुई आंखों से देखा। उनकी ठोड़ी तंग गई। आप इसे असंभव समझते हैं कि किसी पापी को ईश्वर का क्रोध भुगतना पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। जज ने अपनी ठोड़ी सहलाई।
उन्होंने हल्के से व्यंग भरे लहजे में कहा, मिस ब्रेंट, बुरे कामों के सिलसिले में मेरा अनुभव यही रहा है कि विधाता अपराधी घोषित करने और सज़ा देने का काम हम मनुष्य को ही सौंप देता है, और ये काम अनेक कठिनाइयों से भरा है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एमिली ब्रेंट ने अपने कंधे उचका दिए। ब्लोर ने अचानक पूछा, रात को सोने के लिए जब वो ऊपर गई थी तो उसके बाद उन्होंने क्या खाया पिया? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं खाया पिया। चाय या पानी मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने चाय पी होगी। उस तरह के लोग हमेशा चाय पीते हैं। रॉजर्स ने मुझे पक्के तौर पर कहा कि उसकी पत्नी ने कुछ नहीं खाया पिया था। मगर वो तो ऐसे ही कहेगा ना। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि डॉक्टर ने तेज़ निगाहों से उसे घूरा। फिलिप लम्बार्ड ने कहा, तो ये तुम्हारा विचार है? ब्लोर ने आक्रामक स्वर में कहा, खैर क्यों नहीं, हम सब ने कल रात वो आरोप सुना ही था। हो सकता है पूरा बकवास हो, महज पागलपन। दूसरी तरफ ऐसा नहीं भी हो सकता। पल भर के लिए मान कर देखो कि अगर वो सच है, रॉजर्स और उसकी पत्नी ने उस बूढ़ी औरत को ठिकाने लगा दिया। कहाँ पहुँचे आप? वे तो उसके बारे में काफ़ी सुरक्षित और सुखी महसूस करते रहे हैं। वेरा ने बीच में बात काटी। धीमी आवाज़ में उसने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से श्रीमती रॉजर्स ने कभी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस किया। ब्लोर इस हस्तक्षेप से थोड़ा खींचा हुआ लगा। उसकी निगाहें जैसे कह रही हो, बिल्कुल औरतों की तरह। उसने बात जारी रखी, हाँ हो सकता है ऐसा हो। बहरहाल जहाँ तक उन्हें पता है उन पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। फिर कल रात कोई अनजान पागल भांडा फोड़ दे तो क्या होता है ऐसे में? वो औरत टूट जाती है, बिखर जाती है। देखिए, जब उसे होश आ रहा था तो उसका पति कैसे उस पर मंडरा रहा था। ये सब पति की चिंता फिक्र नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो गर्म ईंटों पर बिल्ली की तरह नाच रहा था, डरा हुआ था कि जाने उसकी बीवी क्या ना कह दे। और ये वो सिचुएशन है हम सब के लिए, आप सब के लिए। उन्होंने एक हत्या की और बेदाग बच निकले, लेकिन अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तब क्या होगा? वो औरत शर्तिया तौर पर भेद खोल देगी। उसमें खड़े होकर मुकाबला करने का दम नहीं है। वो अपने पति के लिए जीता जागता खतरा है, बिल्कुल यही है वो। आदमी ठीक है, वो अंत तक चेहरे पर शिकन लाए बगैर झूठ बोलता रहेगा, लेकिन वो औरत के बारे में पक्के तौर पर भरोसा नहीं कर सकता। और अगर उसने अपना आपा खो दिया तो ये गया काम से। इसलिए वो चाय में कुछ मिला देता है और इस बात का पक्का इंतज़ाम कर लेता है कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद रहे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने धीरे धीरे कहा, उसके पलंग के पास कोई खाली कप नहीं मिला, वहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने तलाश किया। ब्लोर ने नाक से सांस छोड़ते हुए कहा, यकीनन वहाँ कुछ नहीं होगा। पहला काम वो यही करता कि जैसे ही वो चाय पी लेती वो कप प्लेट ले जाकर सावधानी से धो देता। चुप्पी छा गई। फिर जनरल मैकार्थर ने संदेह के साथ कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे ये मानने में एतराज़ है कि कोई आदमी ऐसा करेगा अपनी पत्नी के साथ। ब्लोर संक्षिप्त सी हंसी हंसा, हाँ, जब किसी आदमी की गर्दन फंसी हो ना तो वो भावना आदि के बारे में बहुत सोच विचार नहीं करता। खामोशी छा गई। इससे पहले कि कोई बोल पाता, दरवाज़ा खुला और रॉजर्स अंदर आया। एक एक करके सब पर नज़र डालते हुए उसने पूछा, क्या मुझे आपके लिए कुछ और लाना है? जस्टिस वॉलग्रेव अपनी कुर्सी से थोड़ा हिले। आमतौर पर मोटर बोट किस समय यहाँ आती है? उन्होंने पूछा। 7 और 8 बजे के बीच सर। कभी कभी 8 से थोड़ा ऊपर हो जाता है। पता नहीं फ्रेड नेराकॉट आज सुबह क्या कर रहा होगा। अगर उसकी तबीयत खराब होती तो वो अपने भाई को भेज देता। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, अब क्या समय है? 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं सर। लॉम्बार्ड की त्योनियाँ चढ़ गई। उसने धीरे धीरे सर ऊपर नीचे हिलाया। रॉजर्स 1-2 मिनट रुका रहा। जनरल मैकार्थर अचानक और फट पड़ते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी का सुनकर अफसोस हुआ रॉजर्स? डॉक्टर ने अभी बताया। जी सर, शुक्रिया। उसने खाली बर्तन उठाया और बाहर चला गया। फिर एक बार चुप्पी छा गई। बाहर टेरेस पर फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, उस मोटर बोट के बारे में? ब्लोर ने उसकी तरफ देखा। ब्लोर ने सर हिलाया। उसने कहा, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर लॉम्बार्ड। मैंने खुद से भी यही सवाल किया है। मोटर बोट को तो 2 घंटे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। वो आई नहीं, क्यों भला? कोई जवाब है? लॉम्बार्ड ने पूछा। ये संयोग नहीं है, यही मैं कहता हूँ।
ये इस पूरे मामले का हिस्सा है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा ख्याल है वो आएगी नहीं? उनके पीछे से एक आवाज़ आई, चिड़चिड़ी और बेचैन। मोटर बोट नहीं आने वाली, उसने कहा। ब्लोर ने अपने चौड़े कंधों को थोड़ा सा मोड़ा और सोचते हुए बोलने वाली निगाह डाली। आप भी ऐसा सोचते हैं जनरल? जनरल मैकार्थर ने तीखी आवाज़ में कहा। ये पक्का है, वो नहीं आएगी। हम मोटर बोट पर आस लगाए बैठे हैं कि वो हमें इस टापू से निकाल कर ले जाएंगे। यही इस पूरे कारोबार का मतलब है। हम इस टापू से बाहर नहीं निकलने वाले। हम में से कोई नहीं निकल पाएगा। ये अंत है, समझे? हर चीज़ का अंत। वो रुके। फिर उन्होंने अजीब सी धीमी आवाज़ में कहा, ये शांति है। हाँ, असली शांति। अंत तक पहुँचना, फिर आगे ना जाना। हाँ, शांति। वो अचानक मुड़े और फिर दूसरी दिशा में चले गए, टेरेस के साथ साथ फिर ढलान पर समुद्र की तरफ, तिरछे टापू के छोर पर जहाँ ढीली लुढ़की चट्टानें पानी के अंदर तक चली गई थी। वो थोड़ा डगमगाते हुए चल रहे थे, जैसे आधा जगह आदमी। ब्लोन ने कहा, वो रहें एक और जो खिसके हुए हैं। लगता है अंत यही होगा कि सब ऐसे ही हो जाएंगे। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, मेरे ख्याल से तुम इस रास्ते नहीं जाओगे। पूर्व इंस्पेक्टर हंसा। मेरा दिमाग इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाला, और मुझे नहीं लगता कि आप भी उस राह पर जाएंगे मिस्टर लॉम्बार्ड। फिलिप लॉम्बार्ड ने जवाब दिया, मैं इस वक्त तो अपने पूरे होशो हवास में हूँ, तुम्हारी कृपा से। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग टेरेस पर निकल आए। वो हिचकिचाते हुए वहाँ खड़े रहे। उनके बाईं तरफ ब्लोर और लॉम्बार्ड था। उनके दाईं तरफ जस्टिस वॉलग्रेव, जो सर झुकाए धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। थोड़ी देर की शशोपेंच के बाद आर्मस्ट्रांग जज की तरफ मुड़े, लेकिन उस समय रॉजर्स तेजी से घर से बाहर निकला। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ सर? आर्मस्ट्रांग मुड़े। उन्होंने जो देखा उससे वो हैरत में पड़ गए। रॉजर्स का चेहरा फड़क रहा था। उसका रंग सलेटी हरा हो गया था। उसके हाथ हिल रहे थे। कुछ मिनट पहले के उसके संयम से ये इतना उलट था कि आर्मस्ट्रांग को काफ़ी धक्का लगा। सर, अगर आप 1 मिनट के लिए अंदर आ जाएं, आपसे एक बात करनी है। डॉक्टर मुड़े और घबराए हुए बटलर के साथ दोबारा घर में दाखिल हो गए। क्या बात है रॉजर्स? काबू करो खुद पर। यहाँ सर, यहाँ, इधर आइए। उसने खाने के कमरे का दरवाज़ा खोला। डॉक्टर अंदर चले गए। रॉजर्स उनके पीछे आया और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, अब कहो, क्या मामला है? रॉजर्स के गले की पेशियां हिल रही थी। वो थूक कर टक रहा था। उसने झटके से कहा, कुछ ऐसा हो रहा है सर जो जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आर्मस्ट्रांग ने कड़ी आवाज़ में कहा, ऐसा क्या है? क्या हो रहा है? आप सोचेंगे मैं पगला गया हूँ सर। आप कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कोई तो सफाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा। पहलियाँ मत बुझाओ रॉजर्स, साफ साफ बताओ। वो जो छोटे छोटे पुतले सर, वो मेज के बीच में वो चीनी मिट्टी के स्टैचूज, 10 थे वहाँ। मैं कसम खा सकता हूँ, 10 थे। हाँ, 10 थे। हमने कल रात खाने के समय उन्हें गिना था। रॉजर्स और पास आ गया। यही बात है सर, कल रात जब मैं सफाई कर रहा था तो 9 थे सर। मैंने गौर किया था और सोचा कि बड़ी अजीब बात है। और अब सर, आज सुबह जब मैंने नाश्ता लगाया तो ध्यान नहीं दिया। मैं परेशान था सर, लेकिन अभी जब मैं नाश्ते के बाद सफाई कर रहा था तो मैंने देखा। आप भी देखिए सर, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं। वहाँ सिर्फ 8 हैं सर, सिर्फ 8। इसका क्या मतलब है सर? सिर्फ 8?